हमारे दर्शकों का जो एक सवाल रहता है और ख़ास तौर पर उनकी एक ये जिज्ञासा भी रहती है कि जो शौर्य पथ कार्यक्रम में सर कब आएंगे और हम कब उनसे रशिया यूक्रेन के बारे में जो ताज़ा हालात हैं वो जानेंगे। तो हमारा जो दूसरा सवाल है वो भी रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात को लेकर ही है आपसे। एक तो ताज़ा हालात पर सर बताइए कि अभी कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे हटा। दूसरा, ग्रेन डील जो रद्द हुई है उसका क्या असर पड़ने वाला है वैश्विक पर भी। और दूसरा, एक चीज़ और मैंने आज ही पढ़ी कि जो वैगनर आर्मी है उसका अब इस युद्ध में कोई रोल नहीं रह गया है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल नीरज जी, देखिए आज की तारीख में जो आपने कहा, सिर्फ 4 चीजें रह गई हैं रूस यूक्रेन के बीच में जी। उन 4 चीजों में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बताया ग्रेन डील है जी, जिसके ऊपर दुनिया देख रही है। कोई लड़ाई नहीं देख रहा है, वो देख रही है। दूसरी चीज जो आपने वैगनर ग्रुप की बात की जो वो चल रही है। तीसरी चीज है रशिया का जो अटैक है जी, मिसाइल और ड्रोन अटैक, वो चालू ही है। जी, परसों ही आपने देखा क्या हुई। जी। और तीसरी जो सो कॉल्ड काउंटर ऑफेंसिव जो हम कहते हैं यूक्रेन की, वो। तो ये 4 चीजें हैं जो मेन वो हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में जो चल रहा है वो ग्रेन डील का ही है। ग्रेन डील देखिए, आपको याद हो जब लड़ाई शुरू हुई थी ये 2022 में फरवरी में जब शुरू हुआ था, तो रशिया ने ब्लॉकेट कर दिया था ब्लैक सी का। और ब्लैक सी में से मैक्सिमम ग्रेन जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तो जा ही रहा था यहीं से यूक्रेन और रूस से जी। और उसमें 3-4 चीज़ें मेन हैं। एक सनफ्लावर का है, मेज़ है मक्के का, वीट और बार्ली, ये मेन जो जाते थे। और रशिया से फर्टिलाइजर और ग्रेन दोनों, और यूक्रेन से मैक्सिमम ग्रेन था। और उस समय तकरीबन 20 मिलियन टन्स जो है वो फूड ग्रेन उसी में रह गया था लड़ाई के टाइम ब्लैक सी में, जो कि रशिया ने ब्लॉकेट कर दिया था जी। और उसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद आपको पता है ग्रीन डील हुई थी जी। यूएन ने ब्रोकर करके, यूएन और टर्की ने मिल करके, एक्चुअली टर्की ने बातचीत करके और उनके बीच बचाव से ये डील आई थी। क्योंकि उस समय जब ये हुआ था, जब ये ब्लॉकेट हो गया था, तो दुनिया में कई गुना बढ़ गए थे जी अनाज के दाम, हर जगह बढ़ गए थे। ऑफ कोर्स भारत बचा रहा था जी। पूरे यूरोपियन यूनियन में आपको पता है सारी महंगाई बढ़ गई, कितना बुरा हाल हुआ था ग्रेन डील से, ना ग्रेन्स नहीं पहुंचने की वजह से जी। और अफ्रीकन कंट्रीज का, और जो मिडिल ईस्ट हैं या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उनका आपको पता ही है कि अफ्रीका खास करके जो पूरा डिपेंडेंट रहता था इसके ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इस लड़ाई का जी, यूक्रेन रशिया को छोड़ के बाकियों के ऊपर जी। तो ये लिया गया कि जो खास करके जो सबसे लो इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं के नाम पर जो है ये ग्रीन डील ली गई कि जो जितने बिल्कुल गरीब देश है वो तो भुखमरी है, वहाँ कुछ है ही नहीं है अगर ये ग्रेन नहीं गया तो जी। तो ये चीज़ ली गई और उसके बाद बातचीत हुई जिसमें ये भी था कि दोनों का एक्सपोर्ट होगा जी। यूक्रेन भी करेगा, रूस का भी होगा, रूस से भी फर्टिलाइजर और इसका ग्रेन जाएगा। तो ये चीज़ करके ये डील चलती रही। पिछले साल हुआ था आपको पता है, फिर एक्सटेंड कर दिया था रूस ने इसको। लेकिन रूस कहता रहा है रशिया कि हमारी जो चीज़ें हैं जो इनको बोला गया था उस डील में, वो चीज़ पूरी नहीं की गई जी। मुख्य जो मुद्दे थे उसमें था कि रूस से जैसे फर्टिलाइजर और वही ग्रेन्स का मामला था, लेकिन पेमेंट वाली बात थी। अब सैंक्शन की वजह से स्विफ्ट के थ्रू पेमेंट हो नहीं पा रहा था रशिया में जी। रशिया के पास पैसा आ नहीं रहा था जी। तो रूस इसीलिए एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था, कर नहीं पा रहा था। यूक्रेन का तो जा रहा था, उनका तो पेमेंट सिस्टम है। तो यूएन ने बीच में वो किया था कि ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप जो है और मीडिया कर लीजिए। जैसे उन्होंने ऑप्शन जो दिया था, एक था कि अमेरिकन बैंक जेपी मॉर्गन के थ्रू कर लीजिए, या उन्होंने बोला अफ्रीकन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है उसके थ्रू कर लीजिए। तो ऐसे करके ये लोग जो है उसको चल रहे। लेकिन वो सिस्टम, चूंकि नया सिस्टम तो प्लेस कर नहीं पाएंगे, अब समय लगता है, कई और चीज़ें लगती हैं। तो रशिया ने कहा कि इस समय तो हमें पॉसिबल नहीं है, ना हो पाएगा जी। तो ना कहा आप स्विफ्ट में दोबारा हमें जो सैंक्शन लगाया है उसको बंद कीजिए और हम स्विफ्ट के थ्रू करेंगे सारा जी। तो वो चीज़ नहीं हो पाई जी। हालांकि एक्सपोर्ट्स चलते रहे और रशिया ने भी
चलने दिया काफ़ी हद तक, और ब्लैक सी से ही चलते रहे। मैकेनिज्म बनाई गई कि कौन चेक करेगा, कैसे चेक करेगा कि इसमें जो शिप्स आ रही हैं उसमें कोई लड़ाई का और उसका मटेरियल नहीं आ रहा। वो मेन चीज़ यही होती थी इसमें कि ये चीज़ नहीं आ रही है, न जा रही है। तो ये चीज़ देखने की मैकेनिज्म बनी थी और जो चल रहा था, इन प्लेस था। लेकिन रूस का ही था कि भाई उनका तो नुकसान हो रहा है, हमारा उनकी फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, यूक्रेन को फ़ायदा हो रहा है। दूसरी बात जो एक और आई थी कि जो एक्सपोर्ट्स हुए थे इनसे यूक्रेन से फूड ग्रेन्स का जाना तो चाहिए था जो सबसे गरीब देश हैं जी। लेकिन देखा गया कि 46% एक्सपोर्ट्स जो हैं हाई इनकम कंट्रीज को हुए थे जी। स्पेन, नीदरलैंड और यूरोपियन यूनियन के कई कंट्रीज थे जिनको हुए थे। करीब 27% जो एक्सपोर्ट्स थे वो गए थे मिडिल इनकम वालों को जी। और मिडिल इनकम में है जैसे चीन है और टर्की खुद है और कुछ और ऐसे मिडिल ईस्ट और बाकी कंट्रीज हैं। और सिर्फ 26% जो है ग्रेन गया था अफ्रीका और बाकी कंट्रीज में, जो जिसे हम कहते हैं लो इनकम या पुअर कंट्रीज। तो रशिया का एक ये भी पॉइंट था कि इसका फायदा तो हो रहा है जो मेन कंट्रीज हैं नाटो और बाकी कंट्रीज को हो रहा है जी। जिनके लिए इंटेंडेड था, जिसके लिए ये डील हुई थी, उनको तो फायदा हो नहीं रहा है जी। और फैक्ट भी आप देखिए, अफ्रीका का तो वही बुरा हाल है इसके मामले में। तो ये चीज़ें लेकर के रूस ने अभी जो है कुछ दिन पहले उसने कहा कि हम जो है इससे बाहर हो जाएंगे और हम जो है कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे इसका। जो भी शिप्स आ रही हैं जा रही हैं यहाँ पर इस ब्लैक सी के थ्रू। और आपने देखा ओडेसा को उसने इनफैक्ट 3 दिन पहले ही काफ़ी उसने मिसाइल्स डाली वहाँ पर मिकोलोव और बाकी इलाकों में, जहाँ पर कि मैक्सिमम तो इनके जो कहते हैं कि ग्रेन स्टोरेज था और ओपन मार्केट था वहाँ का, उस पर सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है जी। तो ये चीज़ लेकर के जो मेन इसमें चीज़ नहीं है इससे फ़र्क बहुत पड़ा है। इनफैक्ट डील से पहले प्राइसेस बहुत हाई हो गई थी और जो ही डील हो गई थी लास्ट ईयर 20% प्राइस सीधा इंटरनेशनल मार्केट में गिर गई थी। और अभी जो है फिर ये प्राइसें जो हैं बढ़ने वाली हैं, बढ़ी गई हैं जब तक इन्होंने बताया है। और रशिया जो है इसके साथ ही रशिया अभी बात कर रहा है टर्की से कि कैसे इनके एक्सपोर्ट जो हैं ये बाईपास करके उधर से हो कि ग्रेन्स जाता रहे, क्योंकि काफ़ी सस्ता है ग्रेन और फर्टिलाइज़र दोनों। इंडिया भी बल्कि फर्टिलाइज़र लेता है रूस से। यूरोपियन कंट्रीज जो हैं नाटो और अमेरिका एक कह रहे हैं कि ये जो है अमेरिका तो कम, यूरोपियन कंट्रीज का मेन वो है कि ग्रेन बाई जो पोलैंड के जो पोर्ट्स हैं ब्लैक सी में उसके थ्रू हो जी, या रोमानिया के जो सी पोर्ट्स हैं, कॉन्स्टेंटा करके एक सी पोर्ट है, वहाँ से किया जाए। और ग्रेन जो है पोलैंड यूक्रेन से बाई रोड और बाई रेल भेजा जाए। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, 2 है सबसे ज़्यादा। वो प्रॉब्लम ये है कि इतनी कैपेसिटी नहीं है जो एग्जिस्टिंग रेल है नेटवर्क एंड जो रोड नेटवर्क है यूक्रेन टू पोलैंड कि वो संभाल सके इतना ज़्यादा जी, कि जितना ग्रेन एक्सपोर्ट होगा वो जा सके। वो अभी पॉसिबल नहीं है इस हालात में। रोमानिया से तो और ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, पोलैंड से वो है। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है, पोलैंड ले लीजिए आप, रोमानिया ले लीजिए, स्लोवाकिया, ये जितने देश हैं उधर के आसपास के, उनमें इतना ग्रेन पहुंच चुका है यूक्रेन का जो कि बाहर नहीं गया है वहाँ से जी, वो पड़ा हुआ है उनके मार्केट में जी। और इसकी वजह से इनके खुद के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस क्रैश हो गए हैं जी। अगर आपको याद हो पिछले महीने पोलैंड ने ये बोला था कि हम यूक्रेन से अब कोई ग्रेन नहीं लेंगे, जो कि यूक्रेन को काफ़ी धक्का लगा था, क्योंकि उनके खुद के फार्मर्स जो एजिटेट कर रहे हैं वहाँ पर पोलैंड में कि प्राइसेस बिल्कुल, चूंकि आ गया है मार्केट में, बाहर जा नहीं रहा है तो क्रैश हो रही है प्राइसेस। और ग्रेन तो ऐसा नहीं कि पड़ा रहेगा, वो तो मार्केट में आएगा ही। तो ये सब हालात जो हैं हो गए हैं वहाँ पर, जो कि बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। तीसरी आप आइए वर्ल्ड मार्केट में कि और कौन है जी, और किसको फायदा हो रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए। अमेरिका, मैक्सिको, अर्जेंटीना, इन तीनों के पास ये आप मेज मतलब मक्का लीजिए, व्हीट लीजिए,
और बाकी भी कुछ और हैं जो कि सब इधर इनके पास हैं। पाम ऑयल जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से आ ही रहा है। जी। तो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, प्राइसेस हाई जरूर हो गई हैं। तो बात वहीं क्यों ये रहेगी कि जिसके लिए ग्रेन्स चाहिए, नीचे जो सो कॉल्ड लो इनकम या बाकी कंट्रीज हैं उनका जो है कोई नहीं सोच रहा है उनके पास कैसे पहुंचेगा, और ये अपनी बनाए जाएंगे हर एक में। आप अमेरिका का देखिए, उनके वो लेकर के बहुतों में उनका एक्सपोर्ट्स बहुत हो रहा है फूड ग्रेन्स का, जिस प्राइस पर वो चाहते हैं उस पर हो रहा है। मिलिट्री इंडस्ट्री उनकी तो हाई स्पिरिट्स में, लॉकहीड मार्टिन ने देखिए अभी उनके शेयर्स कितने बढ़ गए थे, वो हर एक के उनके हैं, तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। जी। तो ये जो चीज़ थी ये बहुत बड़ी एक मतलब इनके लिए देखा जाए, खास करके दुनिया के लिए ये एक वॉर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है जो कि कैसे सॉल्व कर पाएंगे मुझे इतनी जल्दी तो नहीं लगता कि हो पाएगा। हालांकि रशिया का कहना है कि अगर हमारी भी डील, हमको भी अगर उसमें लेके चलेंगे, हमारी बात मानेंगे तो हम तैयार हैं जी। वो एक चीज़ है जो कि थोड़ी सी एक कांटा सा बना हुआ है इसमें जी। दूसरा हम लेके चलें, लेकिन इससे एक और चीज़ है, देखिए उतनी चीज, उतने ग्रेन्स अभी नहीं है ना रशिया के पास ना यूक्रेन के पास जी, क्योंकि प्रोडक्शन तो उतना हुआ नहीं है वॉर के हिसाब से। रशिया में फिर भी हुआ है, इनके पास हुआ नहीं है इतना ज़्यादा जी, तो प्रॉब्लम तो काफ़ी है इनके पास जी। दूसरी चीज़ है वैगनर ग्रुप का जो नेक्स्ट इनके उसमें आ रहा है। वैगनर की देखिए हमने बात भी की, और आज की हालात ये है कि वैगनर का वास्तव में अता पता नहीं लग रहा है जी। अभी जो लेटेस्ट मैं, आप देखिए बीबीसी देख लीजिए या मैं गार्डियन का भी देख रहा था, आज की ही उसमें था, वो ये लिखने लगे हैं कि प्रिगोजिन लुक अलाइक, कि प्रिगोजिन ही है या उसका कोई बहुरूपी है जो बोल रहा है, लेकिन हो ये रहा है कि प्रिगोजिन अब को डाउन कर दिया गया है जी। रूस में तो ये भी न्यूज़ है कि एक कर्नल, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसने रेजिंग में हेल्प किया था इसको वैगनर ग्रुप को, शायद उसको ले आया जाए ऊपर जी। दूसरी चीज़ जहाँ तक प्रिगोजिन का है, उसने दो चीज़ें कही हैं कि हमने तो बहुत कुछ किया जी, और उस लायक हमको मिला नहीं जी। क्या उसको ये कहना है कि अगर हम अभी जो है इसमें इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे, हाँ अगर माहौल हो गया और हमें हमारा ड्यू मिलेगा तो हम हिस्सा लेंगे, लेकिन वो अफ्रीका में कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है, कहता है जहाँ पर हमारा बिजनेस भी है, हमारी इज्जत भी है, हमारे पास पैसे भी हैं वहाँ। तो ये चीज़ वहाँ है। वेस्टर्न मीडिया की न्यूज़ कहती है कि तकरीबन 2000 जो लड़ाके हैं इसके वो बेलारूस में हैं, पहुँच चुके हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं वहाँ पर, और रूस ने ऑलरेडी इनको बोल रखा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट हमसे साइन कीजिए हमारे आर्मी के साथ और वहाँ से चलिए। तो वहाँ पर कि जो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उनको सबको जो है हो सकता है वो जो नए वो बना रहे हैं, वैगनर ग्रुप तो रहेगा ही, उसका जो नया चीफ है बनाएंगे, जो कर्नल हैं इनके, उनके अंडर में तो हो सकता है वो भी एक फोर्स बनेगी, बिकॉज रशिया अभी भी चाहता है कि ये नॉन गवर्नमेंटल फोर्स इस तरह की एक बनी रहे जिसको कि वो कहीं इस्तेमाल कर सकता है। तो वैगनर ग्रुप का भी, और उनके हेडक्वार्टर्स भी हैं, सेंट पीटर्सबर्ग का हेडक्वार्टर्स है जो काम कर रहा है। कहा यह जा रहा था कि वैगनर ग्रुप में भी दो फाड़ हो गई थी, जो बेलारूस के हैं वो अलग हैं, जो रह गए हैं वो चाहते हैं कि नहीं वो चलते रहेंगे, बिकॉज उनको पैसे तो मिले ही हैं वहाँ से। तो ये भी एक न्यूज आ रही थी। लेकिन मेन चीज़ है कि आज की तारीख में हो सकता है कि वैगनर ग्रुप को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है जी। उसको दोबारा इकट्ठा किया जा रहा है, और जिस तरह से रूस या पुतिन या उनकी सेना चाहते हैं कि उस तरह ऑर्गेनाइज करके उनको इस्तेमाल करें, वो चीज़ हो रही हो। बीच में कहा जा रहा था कि कुछ यूक्रेन में चले गए हैं, जो कि गलत न्यूज आई, कोई यूक्रेन नहीं गया है, इन्हीं के पास हैं। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि इसमें कुछ यूक्रेन वाले भी हैं जो यूक्रेन में रहते थे और जो रशिया के में आना चाहते थे, वो हैं इनमें फाइटर जो कि मदद कर रहे थे। तो ऐसे लोग इसमें हैं जो कि रशिया के लिए तो ये फायदे का ही है। तो इस हिसाब से वैगनर ग्रुप अभी उसी हिसाब से मेरे ख्याल से रीऑर्गेनाइज करके और ये चलाएंगे, और बाकी में अफ्रीका में तो हो सकता है इसको प्रिगोजिन को बोलें कि भाई तुम वहाँ का देखो, क्योंकि
अभी भी मुझे नहीं लगता कि पुतिन बिल्कुल उसको अलग करेंगे। काम तो उसने इनके साथ किया ही है, जी। तो वो नहीं लगता। और मुझे यही है कि ये अफ्रीका में कांटेक्ट करके, और ये जो या हो सकता है अगर अगले ऑपरेशंस हों जिसको अभी भी रूस की सेना अपने आप को काफ़ी तैयार कर रही है, आप देख रहे हैं कि वॉर में क्या हो रहा है, तो उसमें भी इनको लगा सकते हैं जी। अभी जो है। जहाँ तक रशिया की है, रूस की स्ट्राइक्स हैं, देखिए रूस अभी भी रुका नहीं है। अभी इन्होंने क्रीमिया वाला ब्रिज को डैमेज किया था यूक्रेन ने, जी जी, उसका इन्होंने पुतिन ने उसके बाद ही लगातार काफ़ी स्ट्राइक्स की। यूक्रेन का खुद का कहना है कि 67 ड्रोन्स आए थे, जिसमें से 34 उन्होंने 3 दिन पहले मारे थे, बाकी लेकिन 33 तो गए, इनका कहना है। रूस का कुछ नहीं है, बट रूस का कहना है कि उन्होंने काफ़ी मिसाइल्स, और एक दो जगह नहीं कई जगह उन्होंने इस बार वो की हैं। ओडेसा तो वो मतलब पोर्ट वाला एरिया तो कॉन्सेंट्रेट कर ही रहे हैं, खास करके परसों जब इन्होंने डील स्क्रैप कर दी थी उसी दिन से उन्होंने उधर शुरू कर दिया था जी। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोल दिया है कि ब्लैक सी में हम अब जो है किसी को सिक्योरिटी नहीं देंगे, हर एक को जो है वॉरशिप समझ करके हम ट्रीट करेंगे जो भी शिप आएगी जी। तो वो एक चीज़ उन्होंने अलग वो की है। और जो नज़दीक वाले स्टेट्स हैं वहाँ पे मतलब एरियाज हैं, वहाँ एक यही जा रहे हैं, साउथ में भी और इधर भी। तो रशियन स्ट्राइक्स चल रही हैं, रशिया की जो वॉर प्रोडक्शन मशीनरी है वो चल रही है। रशिया का कहीं लॉस नहीं हुआ अभी जी। उन्होंने कहीं ये कहें कि क्रिटिकल लॉस हुआ, कोई जगह चली गई है। और लगभग मैं ये कहूँगा कि रूस तो अपनी उन्होंने जो स्टैंड ऑफ अटैक्स थी आर्टिलरी की या मिसाइल्स की, उसको उन्होंने लगभग डबल कर दिया है जी, जिस हिसाब से इनका है। तो ये जो चीज़ जो है बल्कि बढ़ गई है। और इन्होंने एक और किया है रूस ने, अभी उन्होंने मैक्सिमम एज जो मोबिलाइजेशन के लिए रखा था अपने नागरिकों का, पहले 65 साल था, बढ़ा के 70 साल तक कर दिया है कि 70 तक आपको मोबिलाइज कर सकते हैं, जिस तरह से आपकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से वॉर लाइन में इस्तेमाल करने के लिए। तो इससे नहीं लगता कि रूस पीछे है। जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन की 1 महीने हो गए तकरीबन काउंटर जो ऑफेंसिव उन्होंने बोला था, जून में उन्होंने बिलेटेड शुरू किया था कि सारा हथियार नाटो का आ जाएगा, सब आ जाएगा, मिसाइल से लेके गन से लेके अम्यूनिशन, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हो रहा है जी। लड़ाई जो भी अभी भी चल रही है वो बखमुद के इलाके में चल रही है, जहाँ पर कि किसी को कोई खास लेना देना नहीं है। रूस को जो है कि रूस अब इससे पीछे नहीं हट सकता जी। और लड़ाई इसलिए नहीं आगे बढ़ रही है अगेन कि यूक्रेन को मालूम ही नहीं है कि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ उनको या तो माइंस मिल रही हैं या उनको रशियन बंकर्स मिल रहे हैं उसके अंदर जो रूस के सैनिक हैं जिसको ये लोग हटा नहीं पा रहे हैं जी। तो ये जो है अभी वहीं पर रह गया। इनफैक्ट आप देखिए यूएस के चीफ ऑफ स्टाफ जो जनरल मार्क मिली ने वो दिया है, उन्होंने कहा कि रशियन काउंटर ऑफेंसिव रुका नहीं है लेकिन बहुत समय लगेगा जी। उन्होंने यहाँ तक बोला था एक बार कि काफ़ी ब्लड लेगा जी। और काफ़ी वेपन्स एडमिशन लेगा जी। तो मतलब ये तो बड़ा क्लियर है भी कि यूक्रेन इस हालात में नहीं है कि उसके पास जो अभी आर्म्स एम्यूनिशन और उसके फौज है उसके साथ हो मुकाबला कर पाए। तो ये सिचुएशन अभी तक चल रही है। तो और इस वजह से मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अभी, इसीलिए मैंने कहा कि दो जो मेन चीज़ें दुनिया देख रही है वो आई थिंक वॉर से हट करके वो ग्रेन डील देख रहे हैं जी। और ये वैगनर ग्रुप की तरफ देख रहे हैं कि कहाँ पर कैसे है। यहाँ तक बीच में ये भी हुआ था कि इंग्लैंड की, यूके की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने रूस के जो पुराने इंटेलिजेंस एजेंट्स थे उनको यहाँ तक बोला था कि आप आइए हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। मतलब ये हो रहा है कि शायद पूरी इंटेलिजेंस रशिया की अब जो है इनको मिल नहीं पा रही है जी। तभी उन्होंने, नहीं तो अभी तक तो 2 साल में उन्होंने कभी नहीं कहा जी, जी। वो बल्कि आंख रखे हुए थे, नज़र रखे हुए थे कि कौन कौन इनके स्पाइज हैं उनके ऊपर। तो ये जो एक नई चीज़ है इस बीच में आई है जी। इसके अंदर जी। और लेटेस्ट ये था कि देखिए G20 की अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर और बैंक्स के चीफ की मीटिंग हुई थी उसमें भी इसके ऊपर
एक मत नहीं हुआ, इसलिए कोई नहीं स्टेटमेंट इसमें नहीं आया है। जी जी जी, बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।